गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 के भूगोल के पठन पाठन कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आपका भूगोल प्रवक्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे या इसकी चर्चा करेंगे। इसको अंग्रेजी में पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं और एक तरह से आप अगर समझें संरचना भी इसको कहते हैं। यह संरचना जिसको हम कंपोजिशन अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो जनसंख्या होती है उसके दो जो पहलू हैं, पुरुष और महिला, इन्हीं के बीच की कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलती है, ऐसी विशेषता देखने को मिलती है, उनके बीच में अंतर संगठन कहलाता है। जैसे जनसंख्या संगठन की हमने परिभाषा आपको दिया है। जनसंख्या संगठन का आशय उन विशेषताओं से है जिसकी सहायता से जनसंख्या के दो भिन्न समूहों, महिला और पुरुष, के बीच अंतर किया जाता है। यह अंतर किया जाता है, लेकिन अंतर किन क्षेत्रों में किया जाता है ये देखिए। शिक्षा का क्षेत्र, लिंगानुपात जिसको आप जेंडर कहते हैं, मेल फीमेल, रहन सहन, आयु में, जीवन प्रत्याशा में, औसत उम्र में, और उनके कार्यों में, जो कार्य का पुरुष कामगार कितने हैं, महिला कामगार कितने हैं, दोनों में क्या अनुपात है, इसमें किया जाता है। तो ये आपकी एक छोटी सी परिभाषा हुई कि मेल फीमेल के बीच में जो अनुपात होता है इन विभिन्न क्षेत्रों में, वो जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो इसमें एक क्षेत्र आपका महत्वपूर्ण है जिसको हम लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो। जेंडर, जैसा आपने सुना है नाम, लिंग। जेंडर में दो आता है, मेल और फीमेल। ये अनुपात जो इनका होता है वो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। हमने अभी बताया, मेल फीमेल के बीच जो अनुपात दिखाई देता है, जो उसका आंकड़ा हमें मिलता है, वही लिंगानुपात कहलाता। अब ये विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं भिन्न भिन्न तरीक़ों से। जैसे कुछ देशों में पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जैसे हमारे यहाँ होता है। कुछ देशों में, अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है। तो जो हमारे देश से भिन्न कुछ देश हैं उसमें ये सूत्र लगाया जाता है, पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या। ये कुल जनसंख्या है और ये स्त्रियों की कुल जनसंख्या जो वहाँ के पर्टिकुलर समय में पाई जाती है उसके और गुणे 1000 कर दिया जाता है। इसका मतलब हो गया प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या का आकलन करने के लिए सूत्र लगाया जाता है। जो भारत और कुछ और देश हैं जहाँ पर यह सूत्र अप्लाई किया जाता है कि स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या इंटू 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ये 1000 जो मैं लगा रहा हूँ ये प्रति 1000 हो गया है। अगर हम यही 100 लगाते तो प्रति सैकड़ा हो जाता, एक सैकड़े पर। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं हमारे भारत में। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, आप उसको देख लें तो बेहतर रहेगा। जैसे भारत की कुल आबादी कितनी है, पुरुष आबादी, भारत की पुरुष आबादी 62,24,24,248 है। 2011 की जनगणना में ये आंकड़ा
दिया गया है। महिला आबादी कुल कितनी है? 58,64,69,174। तो हमारे भारत में सेक्स रेशियो कैसे निकाला गया है? मैंने बताया था महिलाओं की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणे 1000। तो महिलाओं की संख्या मैंने लिख दिया और ये पुरुषों की संख्या। तो उत्तर कितना आया? 940। अगर इसको हम काट देंगे तो 940.26, अर्थात 940 महिलाएं, अर्थात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं आ गई। आपको ये मैंने समझा दिया कैसे निकाला जाता है। अब इसमें क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या एक बात पर, ठीक है वो आप देख लिए। एक बात पर ध्यान देना है कि किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति उस देश का लिंगानुपात बयान करती है। ये बहुत ही ये कथन है, इसको आपको सिद्ध करना होगा। कैसे? कि किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति उस देश का लिंगानुपात बयान करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होगी, जिसको हम अनुकूल लिंगानुपात कहेंगे, उस देश में वहाँ की स्त्रियों के प्रति समाज का व्यवहार क्या है, उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अच्छी है, लोगों का व्यवहार अच्छा है, सोच अच्छी है, उनकी दशा अच्छी है। तो ये सब चीज़ें ये लिंगानुपात हमको बताता है। जहाँ पर उस देश में महिलाओं, अगर किसी देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है तो ये भी बयां करता है कि वह देश गरीब भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पुरुष कहीं बाहर भी अन्यत्र चले गए हैं, महिलाओं की संख्या जो है ज़्यादा हो गई है, ये भी बयां कर सकता है। इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम देखें जो गरीब देश नहीं हैं, अमीर देश हैं, जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, उन देशों में अगर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है तो इसका मतलब वहाँ की सामाजिक धार्मिक, मुख्य रूप से दो ही कारण हैं उत्तरदायी, सामाजिक और धार्मिक, धर्म विशेष और समाज विशेष। सामाजिक कुप्रथाएं जो हैं और धार्मिक कुप्रथाएं जो हैं उनके ऊपर ये प्रभावी हैं। ये दर्शाता है लिंगानुपात असमान होने के कारण। लिंगानुपात असामान्य होने के कारण, असामान्य का मतलब है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल क्यों होता है? कहीं पर पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है, महिलाओं की संख्या कम। तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण इसमें 1 2 3 4 5 ये कारण हमने जो दिया है आपको, इसको आप डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये बड़ा प्रश्न आ सकता है। पहला कारण है भ्रूण हत्या। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भ्रूण हत्या, अगर किसी कारण से ये पता चल जाए कि औरत के या स्त्री के पेट में जो भ्रूण है वो फीमेल का है, यानी लड़की, तो लोग विभिन्न अपने विचारों के चलते, जो उनके बुरे विचार हैं उसके चलते वो उस भ्रूण की हत्या करवा देते हैं, वो भ्रूण को नष्ट कर देते हैं, अर्थात माँ के पेट में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा कारण, क्योंकि उनको जन्म लेने दिया ही नहीं जाता है। अगर पता चल गया लड़का है तो बहुत अच्छे से महिला की देखभाल होती है, दवा दर्पण सब होता है, बच्चा पैदा होता है अगर मेल है तो। दूसरा कारण है महिला उत्पीड़न एवं हत्या। महिलाओं की हत्या भी बहुत हो रही है, उनके साथ बहुत उत्पीड़न, घरेलू हिंसा। इसका मुख्य कारण घरेलू हिंसा है
और घरेलू हिंसा के बाद रिजल्ट क्या सामने आता है, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए और समझ लीजिए। सामाजिक प्रथाएं, समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, उसका जो परिणाम है वो महिलाओं पर ही आकर गिरता है। उन्हीं के ऊपर, उनकी हत्या से ही उसका निवारण होता है। सामाजिक प्रथाओं में जैसे आपका हो गया हमारे हिंदू धर्म में, नहीं वो धार्मिक कारण में आ जाते हैं। जैसे एक महिला दूसरी महिला खुद ही विरोधी होती है कि वो आपके अपने घर में ही देख ले, आपकी दादी, जो लड़कियां विशेष तौर से देख लें कि जो उनकी दादी है उनको कम पसंद करती हैं, जो उनका पोता होगा उनको ज़्यादा पसंद करती, यही स्थिति सबकी है। तो इसको देखना। धार्मिक कारण में जैसे पिंडदान, एक हो गया पिंडदान। पिंडदान कौन करेगा? पुरुष करेगा। कोई मर जाता तो चिता पर अग्नि कौन देगा? पुरुष देगा, महिला नहीं देती। अब तो कुछ ये प्रथाएं बदल रही हैं, लेकिन पहले यही एक सती प्रथा था, नाम सुना है आपने, सती प्रथा। अब धीरे धीरे ये बंद हो गया है। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास और कुछ लोगों के अथक प्रयास से अंग्रेज़ों ने इसको बंद कर दिया और तभी से ये बंद है। ये सब धार्मिक कारण है। इसके चलते जो है ये पिंडदान, चिता पर अग्नि कौन देगा, पिंडदान कौन देगा? केवल पुरुष ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। तो ये भी एक कारण है। सती प्रथा, पुरुषों को नहीं इस प्रथा के तहत मारा जाता था, केवल महिलाओं को ही सती कर दिया जाता था। उनके अगर पुरुष कोई मर जाता है तो उसकी जो स्त्री होती थी उसको जला दिया जाता है। यह सती प्रथा हुआ। प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु सही देखभाल न होने के कारण अक्सर महिलाओं को खून की कमी हो जाती है और परिणामतः उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रसव के दौरान ये अस्वस्थ हो जाती हैं तो ये सामने देखने को मिलता है कि उनकी मृत्यु हो गई बच्चे को जन्म देने के समय। एक चीज़ और है, आपको ध्यान देना होगा, किसी भी देश में यदि पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक है तो उस देश का स्तर अन्य देशों से बेहतर। अभी भी मैंने बताया है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आगे कथन था उसका ये है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि जब पुरुष रोजगार के कारण अन्य चला गया हो और महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई। जैसे अपने भारत में अगर कोई क्षेत्र ऐसा है, आपका अपना ही ज़िला ले लीजिए, ज़िला आजमगढ़, ज़िला मऊ, ज़िला जौनपुर, यहाँ पर सेंसस 2011 के अनुसार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। क्यों? इसका कारण यह नहीं है कि यहाँ पर सामाजिक कुप्रथा नहीं है, यहाँ धार्मिक कोई ऐसी कुप्रथा नहीं है, लोगों की सोच ऐसी नहीं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक ही कारण, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष जो हैं बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए। ये हो सकता है, क्योंकि ये लिखित तो मिला नहीं, लेकिन ये हो सकता है। एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो ये प्राकृतिक लाभ वर्सेज सामाजिक हानि, ये बनाम, वर्सेज का मतलब बनाम हो गया है, ये सामाजिक हानि हो गई। इसका मतलब क्या हो? प्राकृतिक लाभ स्त्रियों को दिया गया है पुरुषों की अपेक्षा, उनको जैविक लाभ, इसको हम क्या कहते हैं? जैविक लाभ। ये ज़्यादा पुरुषों से सहनशील होती हैं, ये ज़्यादा सहनशीलता इनके अंदर होती है। ये कहीं भी जाती हैं अपनी स्थिति स्थापक स्वयं होती हैं, बगैर किसी की मदद से ये अपनी स्थिति को संभाल लेती हैं और उसकी स्थापक खुद हो जाती हैं। स्थापक का मतलब वो खुद बना लेती हैं उसको, स्थिति को भली भांति वो पढ़ लेती हैं और उसको एडजस्ट कर लेती हैं। और उनके शारीरिक कुछ
जैविक माने शारीरिक, इनकी शारीरिक बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि वो पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन ये प्रकृति ने दिया है, लेकिन समाज ने उनके साथ क्या किया, भेदभाव किया है। सामाजिक ताना बाना ने उनके साथ भेदभाव करके उनके इस लाभ को समाप्त कर दिया। उनको ऐसा होने नहीं देता है, ऐसा होने नहीं देता। आपको ये देखना है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक जैविक लाभ दिया गया है, लेकिन समाज ने अपने ताने बाने का प्रयोग करके उनके इस लाभ को समाप्त कर दिया। तो ये हो गया प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। इसमें कुछ विश्व में जनसंख्या का जो लिंगानुपात है उसका जो अगर हम वितरण देखेंगे तो हर जगह एक समान नहीं है। औसत लिंगानुपात जो विश्व का है वो 100 यानी 100 महिला पर 102 पुरुष हैं। ये पूरे विश्व में प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। ये औसत जो निकाला गया है पूरे विश्व की जनसंख्या से, उसमें प्रतिकूल है औसत लिंगानुपात। सबसे उच्चतम लिंगानुपात लैटविया में, लैटविया एक देश है, वहाँ पर 100 महिला पर 85 पुरुष, अर्थात 85 पुरुषों के पीछे 100 महिलाएं हैं, 15 अधिक हैं। अगर आप 1000 पे देखेंगे तो 1000 पुरुष पर 1000 महिला पर 850 पुरुष मिलते हैं, मतलब 150 महिलाएं प्रति 1000 अधिक हैं, या 15 महिलाएं 100 पर अधिक हैं। सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात कहते हैं, UAE, यहाँ पर 100 महिलाओं पर 311 पुरुष हैं। सबसे प्रतिकूल है, सबसे पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रतिकूल है। यहाँ पर 311 पुरुष पर मात्र 100 महिलाएं मिलती। ये अब कारण जो भी कुछ हो यहाँ का, विश्व में 139 देशों में अनुकूल लिंगानुपात और 72 देशों में प्रतिकूल लिंगानुपात। ये UNO जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने ये आंकड़ा दिया है। एक चीज़ और, सबसे अधिक प्रतिकूल जो आंकड़ा है वो एशियाई देशों में है और अनुकूल जो है वो यूरोपीय देश में। इसका मुख्य कारण यहाँ से पुरुष उत्प्रवास और प्रवासन है। हम लोग रोजगार और अन्य कारणों से अन्यत्र चले जाते हैं। वो ये प्रश्न है, कुछ आप देख लीजिए। लिंगानुपात क्या होता है, संगठन से आशय क्या है, इसके 4 आधारों को बताइए। विश्व में औसत लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक सबसे कम लिंगानुपात किन देशों में। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि को स्पष्ट कीजिए। प्रतिकूल लिंगानुपात के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये आप डिटेल में देख लेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। ये हमने भी बताया, इनको देख लीजिए, इनके आने की प्रबल संभावना है। आज लिंगानुपात में बस इतना ही। धन्यवाद।